मेरी बच्ची को कुछ मत बोलिए, बच्ची है ये। अपने गांव पर आई हुई पनौती को अगर जड़ से उखाड़ फेंकना है तो मूला नक्षत्र में आधी रात को 12 बजे से 1 मिनट पहले पैदा हुई तेरी बेटी को पूरे मंदिर में नग्न अवस्था में घुमाना पड़ेगा। उतारो इसके कपड़े। देखो भागने न पाए, पकड़ो इसे। विजय लक्ष्मी, मेरे 10 गिनने तक अगर तू नग्न अवस्था में बाहर नहीं आई ना तो ध्यान से सुन, तो तेरी माँ को नग्न करके पूरे गांव में घुमाऊंगा। हे देवी माँ, तुम यही चाहती हो? यही तुम्हारी इच्छा है कि कुंवारी लड़की तुम्हारे मंदिर में नग्न अवस्था में फिरेगी तो तुम्हारी आँख ठंडी होगी, तभी तुम इन गाँव वालों की रक्षा करोगी? बताओ मुझे। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो लो, एक लड़की का अभिमान मिटने दो। और अगर तुम्हारी नजर में ये सही नहीं है माँ, तो एक माँ की इज्जत बचा लो। इस गांव के लिए, मेरी माँ के लिए मुझे लज्जा के साथ मरने दो। कौन है तू बीच में आने वाला? हट जा, ये हमारे गांव का मामला है। ये तुम्हारा न्याय है? औरत के कपड़े उतार कर खुश होना ये किस गांव की परंपरा है? हर इंसान का फर्ज है कि वो नारी जाति का सम्मान करे। इस गांव में मुझे ज्ञान देने वाला तू होता कौन है? रुक, मैं अभी सिखाता हूँ तुझे ज्ञान देना। अरे ये एक शेर का पंजा है, बेकसूरों को नहीं मारेगा। इज्जत से पीछे हट जाओ। आज के बाद ये परंपरा इस गांव में नहीं चलेगी। सब जाओ। रुक जाओ। इन लोगों को परंपरा के बारे में बताकर आप ये पाप क्यों कर रहे हैं? कैसा पाप? हाँ, आप बताइए। औरत को नग्न कौन देखता है? पति। आपके पोते ने मुझे इस अवस्था में देखा तो मैं क्या हुई? पत्नी। नहीं हो सकता। क्यों नहीं? दादी माँ, आपको पता है फिर भी? पता है, इसीलिए तो बोल रही हूँ। राघव, अगर तुम मना करोगे तो विजय लक्ष्मी इन लोगों के सामने अपना मुंह कभी नहीं दिखा पाएगी। एक लड़की की जिंदगी लोगों के सामने मजाक बन जाए, उसका कारण तुम मत बनो। ये मंगलसूत्र इसके गले में बांध दो बेटा। मुझे तजुर्बा है, इसलिए सोच समझकर बोल रही हूँ। बांध दो। भुवनेश्वरी! अब तक तो मुझे माँ कहकर पुकारते थे, आज दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? पोते को साथ ले जाकर दूसरी लड़की से शादी करवाकर हद पार कर दी। क्या ये उचित है? क्या धर्मासन पर बैठकर न्याय करने वाले आदमी का काम है ये? बताइए आप लोग, मुझे बताइए, मेरी बेटी की जिंदगी का क्या होगा? पापा! नए जोड़े का आरती की थाली से मैं स्वागत कर रही हूँ और आप झगड़ रहे हो पापा। कृष्णा बेटी, आप यहाँ से चले जाएंगे तो मेरे लिए अच्छा होगा। दाहिना पैर अंदर रखो। चलो, मैं तुम्हें घर दिखाती हूँ। घर बड़ा और अच्छा है ना? ये इंसान भी बहुत अच्छे हैं। चलो, इनके पूर्वजों से मिलाती हूँ। आओ। ये विजय नरसिम्हा भूपति, इनके परदादा। और ये कौन है? इनकी दूसरी पत्नी। ओहो, ये तो रंगीले लगते हैं। आओ।
ये ना विजय कृष्ण भूपति, इनके दादाजी अपनी दादी के पति। ओहो, इनकी एक ही पत्नी है? दादी बहुत होशियार थी, इसीलिए इनकी चलने नहीं दी। चलो। और ये विजय गोपाल भूपति, इनके पिताजी। ये कौन है? इनकी दूसरी पत्नी। ओह, परदादा जी की परंपरा इनमें भी आई है। चलो। अरे रे रे रे, ऐसा लग रहा है तुम्हारे पति भी विजय लक्ष्मी के पति जैसे लग रहे हैं। लग नहीं रहे, मेरे ही पति है विजय लक्ष्मी। हम दोनों के पति एक ही है। मैं फर्स्ट हूँ और तुम सेकंड हो। आज से तुम मेरा पति और मेरा बिस्तर बांटने वाली मेरी सौतन हो। मैं उनकी दूसरी पत्नी हूँ। तो उसने बताया ना? आपने क्यों नहीं बताया? मैंने इसकी जरूरत नहीं समझी। जरूरत पड़ने पर तीसरी शादी भी कराएंगे। बकवास बंद कर। इस घर की छाया को भी छू नहीं सकती तू। इस घर की बहू बनाकर मैं तुझे क्यों लेकर आई हूँ तुझे पता है? जीजू जिंदाबाद जिंदाबाद। जीजू से मेरी शादी करानी है। जीजू से मेरा हनीमून होना है। जीजू जिंदाबाद जिंदाबाद। आप देख रहे हैं ना सर, एक हफ्ते से ये लड़कियां पता नहीं क्या क्या कर रही है। हद पार कर दी इन लोगों ने। लड़कियों की कॉलेज को जीजाओं का कॉलेज बनाने पे तुली है ये लोग। जीजू से मेरी शादी करानी है। जीजू से मेरी रुको, शादी शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। जीजू जिंदाबाद जिंदाबाद। रुको अभी तुम लोग को 5 मिनट का टी ब्रेक। हाँ क्या है बोलो। ये अपने पुरखों का बनाया हुआ कॉलेज है। इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ जल्दी शादी करके बच्चा पैदा करके यहाँ पढ़ाएंगे। तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। इज्जत चाहते हो तो गाँव ले चलो। 1 साल और पढ़ोगी तो डिग्री मिलेगी। और कॉलेज छोड़ दूंगी तो इस साल दुल्हन भी बन सकती हूँ, तुम्हारी पत्नी भी बन सकती हूँ और तुम्हारे बच्चे की माँ भी बन सकती हूँ। मेरी बात मानो, पढ़ाई पूरी करो, मामा खुश हो जाएंगे। ये कृष्णा पैदा हुई है तुमसे शादी करने के लिए। कल तक तो तुम मेरे साथ पढ़कर मेरा साथ दे रहे थे, अब अचानक तुम गाँव चले गए। मैं यहाँ पे अकेले बोर हो रही हूँ, समझे? पहले मेरी बात सुनो। शादी होने के नहीं, बाद पढ़ाई खत्म करो तब डिग्री मिलेगी, नहीं तो तुम्हें यहाँ से पकड़ कर ले जाऊंगा। और अगर नहीं ले गए तो परीक्षा में कॉपी करूंगी, पकड़ी जाऊंगी, कॉलेज से बाहर हो जाऊंगी। तब तो शादी करके ले चलोगे ना? अगर आप इस लड़की को लेकर नहीं जाएंगे तो मैं रिजाइन कर दूंगी सर। आउच। चलो और तेज चलाओ। गिर जाओगी। अरे बैठो, कह रहा हूँ ना बैठ जाओ, गिर जाओगी। क्या कर रही हो? दादी माँ, ओ दादी माँ, ए बुड्ढे दादा। आ गई बेटी, आ गई मेरी बच्ची। तू अकेली आई हुई है? तेरा जीजा किधर है? अरे वो आ रहे। तुम क्या लग रही हो? अच्छे से पोज दो, मैं फोटो निकालती हूँ। अरे नहीं, इस उम्र में मेरी फोटो निकालोगी? अरे बुढ़ी मेरी बात समझो, ये अमेरिकन कैमरा है, इसमें तुम बहुत अच्छी लगोगी। ऐसा है क्या? हाँ चलो खड़े हो अरे, जाओ। रुको। हाँ। ये क्या है? तेरे दादाजी की छड़ी है। हाँ अच्छी है। फोटो निकालने के बाद मुझे दोगी? अरे नहीं, इसे साथ नहीं रखूंगी तो नींद नहीं आती है। इसे यूं पकड़कर चपर चपर चप्पल पहनकर तेरे दादाजी मेरे दरवाजे पर आते थे। दादी ऐसी खड़ी रहो, ये पोज बहुत अच्छा है। अरे रुक, पल्लू तो ठीक कर लो। पल्लू किस लिए? ये फोटो में आएगा ना? बुढ़ी इस कैमरे से बिना कपड़े के फोटो निकलती है। क्या? अरे बाप रे, दादी रुको, अरे बस एक पोज, बस ऐसे खड़ी फोटो रहो। मत खींचना। दादी, अरे देखो, दादी क्या रुको, देखो, बस खींचना। एक पोज। एकदम करेक्ट पोज है। अरे बेटी इस बुजुर्ग को क्यों दौड़ा रही हो? मैं बिल्कुल जवान हूँ, मेरा फोटो खींचो। अरे पपुआ, बिना कपड़ों का फोटो निकालता है ये कैमरा। अरे बाप रे, बचा। अरे अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, अगर किसी ने देख लिया तो मेरी शादी रुक जाएगी। अरे माँ, अरे माँ, अरे बचाओ मुझे, अरे बचाओ। अरे डरता क्यों है? निकालो। डर के मारे सब भाग रहे। तुम्हारी एक फोटो निकालो। राघव नहीं, फोटो मत खिंचवाना, नंगे दिखोगे। अरे दादी एक पोज। कुछ नहीं दादी माँ, मेरी होने वाली है ना। चलो फोटो खींचो, चलो। हाँ आराम से। हाँ पूरी फोटो आनी चाहिए। सुपर। हाय डैडी। आइए मामा जी।
क्या बेटी घर नहीं आई, यहाँ आ गई? शादी से पहले घर भूल गई तो शादी के बाद मुझे भी भूल जाओगी। तब तो मैं आपके घर पर रह जाऊंगा मामा जी। मजाक कर रहा हूँ दामाद जी। बेटी के प्यार की माँ बाप को आशा नहीं रखनी चाहिए, वो सिर्फ दामाद के लिए होता है। चलो बेटी चलता हूँ माँ जी। बाय बुड्ढी। अच्छा फिर ठीक है मामा। माँ भिक्षा दो। ये क्या शास्त्री जी, 1000 एकड़ जमीन वाले मंदिर के पुजारी हैं आप, और ऐसे? वो जमीन अभी पशुपति जी के कब्जे में है बेटा। हमने मुफ्त में नहीं ली है, 1000 रुपए एकड़ के हिसाब से लिया है। 99 साल के पट्टे पर है हमारे पास। हमारे दादा परदादाओं ने वो जमीन लिख कर दी थी, बेचने या पट्टे के लिए नहीं। गरीब खेती करके अपना पेट भरते हैं, मतलब वो जमीन भगवान की है, किसी अमीर की नहीं। तुम्हारे फैसले को मैं नहीं मानता। तुम्हारे बाप और दादा भी इस धर्मासन के फैसले को मानते आए हैं। तुम्हारा फैसला ही संविधान है क्या? नहीं तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। मृत्यु दंड मतलब क्या है पापा? चुप कर। सर पशुपति आए हैं। मुझे ना कुछ दिखाई दे रहा ना कुछ सुनाई दे रहा है। एप्लीकेशन मिल गया सर? हाँ अब दिख रहा है, दिख रहा है। 50 है सर। सुनाई भी दे रहा है। हाँ वो पशुपति तुम कलेक्टर हो और मैटर मंदिर की जमीन और तालाब, तो वजन बराबर नहीं है 25 और। ठीक है सर, लेकिन ये काम होना इतना आसान नहीं है। विजय राघव भूपति नाम का हमारे प्रदेश में एक मुख्य पद पर बैठा हुआ लड़का है, जिसने हमारे तालाब की जमीन को गरीबों को देने के लिए धर्मासन पर बैठकर फैसला सुनाया है। वो क्या कोई सरकारी सभा है शासन करने के लिए? देखो गवर्नमेंट पावर हाथ में होनी चाहिए, इसीलिए कलेक्टर को आपके साथ भेज रहा हूँ। इन लोगों को देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि ये खेती करने आ रहे हैं, लगता है धोने आ रहे हैं हमें। तो क्या अगर वो लोग हमें मारेंगे हम कुछ नहीं करेंगे, सारी मशीनरी यहीं छोड़कर भाग लेंगे। रोको पशुपति, ये क्या कर रहे हो? धर्मासन का फैसला ना मानकर मौत के लिए तैयार हो गए हो? हाँ मौत के लिए तैयार होकर आए हैं, लेकिन वो मौत तुमसे ही शुरू होगी। जी लोटा भर के पानी दूं क्या? वो क्यों? अरे शेर आया ना, झाड़ के पीछे जाएंगे। उधर देख, इस शेर से सर्कस करवाने वाला रिंग मास्टर आ गया है। कौन है आप? हमारा बोबली सिंघम। ये बोबली सिंघम है तो मैं सरकारी सिंघम कलेक्टर हूँ। हाँ भाई, सिंघम हो तो जंगल में होना चाहिए, इस गांव में खुले में पालतू में क्यों घूम रहे हो? हमारा गांव खूबसूरती का आईना है, यहाँ अच्छी हवा चलती है, यहाँ की मिट्टी से सुगंध आती है, यहाँ की खेतों में फसलें लहलहाती हैं, नदियों के पानी से संगीत उठता है, यहाँ के पशु पक्षी मुग्ध होकर गीत गाते हैं, ऐसा लगता है कि स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। इसीलिए मुझे अपने गांव की खूबसूरती पर गर्व है। अपनी गांव की खूबसूरती के तो डमाडम ढोल बजा रहे हो, लेकिन कानून के बारे में जरा से भी पता नहीं है क्या? खेती करवाना शुरू कर दिए हो, ये गलत नहीं है? ये गलत नहीं, ये न्याय है। वाह वाह, तुम्हारे कहने से हो जाएगा? कोर्ट नहीं है, मुंसिफ कोर्ट, मैजिस्ट्रेट कोर्ट, हाई कोर्ट है, आखिर में सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट। नंबर ऑफ कोर्ट सर डियर। हमें चाहिए स्पॉट जजमेंट, तारीख पर तारीख नहीं चाहिए, पलों में मिलने वाला न्याय चाहिए। अगर जरूरत पड़ी तो तलवार भी इस्तेमाल करते हैं। स्टॉप स्टॉप इट। तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम कोई गुंडा हो, एक डिक्टेटर जैसा। तुम्हारी बातों से बिल्कुल दादागिरी की बू आती है। यस, अन्याय करने वालों का हाथ काटने के लिए मेरा एक भाई है, ऐसा बोलकर मेरी बहन इंतजार करेगी? मैं एक दादा हूँ, किसी गरीब के मुंह से निवाला छीनने वाले कैपिटलिस्ट का कॉलर पकड़ना पड़े तो मैं एक डिक्टेटर हूँ, हत्यारों को उन्हीं की भाषा में खत्म करना पड़े तो मैं एक आतंकी हूँ। मैंने किसानों से ये जमीन पट्टे पर ली है, ये इलीगल है क्या? हमारे दादा परदादाओं के हिसाब से ऐसे लेना नामुमकिन है, मैंने बता दिया है। IAS पास किया है ना?
दस्तावेजों को पढ़ना तो आता ही होगा। चलिए पढ़िए। I am not aware of these documents. Who has written this deed? When it was written? Where it was written? Was the person signed has all right to do it? Finally, who is going to answer my question? Who is going to answer my questions? यहाँ किसी को अंग्रेजी आती ही नहीं है। I will answer all your doubts, Mr. Collector. This deed was signed by my forefather, Raja Vijay Narasimha Bhupati, in the year 1924, and this deed was drafted by my grandfather, Raja Vijay Krishna Bhupati, who was an IPS officer then. Is this information is sufficient, Mr. Collector? ये तो फाड़ के इंग्लिश बोल रहा है। इससे तो हिंदी में बात करना ही अच्छा था। इतनी खिंचाई तो नहीं होती। हिंदी हमें भी आती है मिस्टर कलेक्टर। हम अन्याय को नहीं सह सकते, समझे? आपने क्या किया है? धान रोपा है क्या? खाद डाली है क्या? खेत की जुताई की है क्या? गांव वालों के लिए कभी कुछ किया है क्या? किसी अनाथ को खाना खिलाया है क्या? क्या किया है बताइए। अब आप इज्जत के साथ जीप में बैठ के जाएंगे या फिर कोई और भी रूल्स बताएंगे मुझे? ऑल द बेस्ट। गरीबों को गुमराह करके धोखे से दस्तखत करवाया। इस पाप के लिए और उन पर जुल्म करने के लिए पशुपति को 3 चप्पलों के मार की सजा दी जाती है। खाना ठंडा हो रहा है जी। मेरा गुस्सा ठंडा नहीं हुआ।